नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी नए अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन जी। सुमित जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सर नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। आ, सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। इस पर मुझे आज सुबह एक पैरोडी याद आई कि गाजा का बज गया बाजा, गाजा हमको याद करे, यानी भारत को याद करे। सुमित जी के पास दर्शकों हमेशा ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारियां होती हैं जिसमें मैं कभी पूछता नहीं कि आपके सोर्स क्या हैं, क्योंकि ये निजी मामला होता है। लेकिन आज मैं अपने इंट्रो में ही ये भी बताऊंगा कि ये गाजा का बाजा और भारत कैसे बजाएगा, वो भी सकारात्मक रूप से बजाएगा। पंचायत वैश्विक क्यों भारत को अब भारत की तरफ देख रही है। दरअसल एक समाचार आपको बता दें, जॉर्डन और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ है। यहाँ ड्रामे के अलावा और कुछ है नहीं, लेकिन सरकार भी उस्ताद है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं इनके ड्रामे चलते रहते हैं संसद में, लेकिन सरकार अपने सारे काम भी करा लेती है उसी संसद से, और ये ड्रामा करते ही रह जाते हैं। सदन से लेके चुनाव के मैदान तक में इनके ड्रामे ही चल रहा है। प्रधानमंत्री की ओमान और जॉर्डन यात्रा और गाजा, ये क्या है कनेक्शन? और आज तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा, खबर कहां से आपको लगी? ओवर टू यू प्लीज सुमित जी। अवनीश जी, चलो खबर कहाँ से मिली? आपको हैरानी होगी, हमारी भारतीय मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन चाइनीज मीडिया ने कवर किया है। और यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बात कर रहे हैं कि आपने पूरा केक खा लिया। चाइना बोल रहा है मोदी जी ने केक खा लिया। तो केक कौन सा है? आप देखिए, गाजा का बजाया बाजा इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर। और हमेशा ही जब युद्ध होता है तो उसके बाद ये बोलते हैं जी रिहेबिलिटेशन के लिए अब करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो उसके लिए फिर ये पैसा इकट्ठा करते हैं यूनाइटेड नेशंस। और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं? हमेशा ही आपको अमेरिकन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कंस्ट्रक्शन की, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ले जाती है। यानी कि युद्ध में भी पैसा बनाओ, फिर युद्ध के बाद भी आप पोस्ट युद्ध भी आप पैसा बनाते हैं। अब इसके अंदर चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपकी रिहेबिलिटेशन करना है, पूरे गाजा को दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी है, हम कर देंगे। लेकिन मोदी जी ने बोला कि भाई हमने तो आवास योजना में करोड़ों घर बना के दे दिए, क्या चाइना आवास योजना टाइप घर बना के दे सकता है? आंसर है नहीं। और हमारे से सस्ता कोई बना नहीं सकता। उसका रीजन है, जो हमारी मिनिमम वेजेस है भारत की, वो है $1, सपोजिंग 1 घंटे की। चाइना की है 5.5 घंटे और $5.5। हमारे से 5.5 गुना ज्यादा। और जो ये सारे घर बनाए जा रहे हैं गाजा में, उसमें सबसे ज्यादा आपकी लेबर कॉस्ट आती है। हमारे से सस्ता कोई है नहीं, पहली बात ये। इसलिए हमारा भी प्लान है कि भाई भारत, पहली बात। दूसरी बात, जब गाजा में कंस्ट्रक्शन करने को जाएगा तो काफिर तो जाएगा नहीं सर। वहां पर जाएगी एक ही कम्युनिटी, क्योंकि वो फील एट होम करेगी। चाइनीज गाजा में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पहली बात ये है कि ये गाजा से प्यार तो करते हैं, लेकिन चाइनीज कौन जाएगा वहां पर अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर? तो चाइनीज जाएगा नहीं काम करने के लिए। इसलिए पैलेस्टीन के जो एम्बेसडर्स हैं भारत में बैठे हैं, उन्होंने मोदी जी को अप्रोच किया कि मोदी जी, हमारी कंट्री की जो रिहेबिलिटेशन है ये आप कर दीजिए। अब मैं इसका लिंक ओमान और जॉर्डन से बताऊंगा आपको वो कैसे है। आई कम टू दैट। अब गाजा में आपको क्या चाहिए? कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं, जैसे प्लम्बर है, मिस्त्री है, मेसन है, इंटें ढोने वाला है, इंटें तोड़ने वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारे। कौन सी कम्युनिटी भारत में काम करती है ये सारे काम? पहली बात ये। दूसरा, ये तो हो गया पैलेस्टीन के लोगों को, ये लोगों की जरूरत है घर बनाने की। अब हमास के लोग हैं, उनको भी चाहिए कुछ। उनको भी डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। किसके लिए? बॉम्ब बनाने के लिए, रेज़िन बनाने के लिए। भई वो भी हमारे पास उपलब्ध है, ट्रेनिंग ली हुई है। तो हमें जिस-जिस चीज़ की गाज़ा को ज़रूरत है, हमारे पास पर्याप्त है। मुझे लगता है सेकंडली, एक और भी चीज़ है। भई पैलेस्टीन में जाएँगे, तो वहाँ पे पैलेस्टीन के झंडे उठाने वाले भी चाहिए। तो भारत में उनकी भी कमी नहीं है कि पैलेस्टीन के झंडे और उठा-उठा कर सड़कों पे जाते रहते हैं, रोते हैं उनके लिए। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए मोदी जी ने सिस्टम बना दिया कि वन वे टिकट है भैया, वहां पे जाके फील एट होम, क्योंकि भारत में तो डर लग रहा है आपको, एसआईआर हो गया है। अब आपने कल बताया कि डिटेंशन कैंप बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जब इतना अनफेस सेफ फील कर रहे हैं, वहां पर अब फील एट होम है, तो जाइए, आपके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। इसलिए हमने बोल दिया रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में वी विल हेल्प यू। रीजन, अब कहिए पैसा कहां से आएगा? पैसा देगा यूनाइटेड नेशंस। मोदी जी बिना बिजनेस के काम नहीं करते। आपको लगेगा यार यहां से करोड़ों, करोड़ों बोल रहा हूं, करोड़ों मुसलमान जिसको हम बोलते हैं कि चले आएंगे तो स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ऐसे नहीं होगा, उसके लिए एसआईआर और डिटेंशन कैंप बहुत है, ओपन अप हो रहा है उससे। लेकिन अब आएगा कि यहां से ये सारे लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री ये जाएंगे गाजा में, पहली बात ये। दूसरा, पैसा आएगा यूनाइटेड नेशन से, जो धंधे की बात है। अब इसका ओमान और जॉर्डन के साथ लिंक क्या है, अब वो सुनिए। आप देखिए, हमारा एक आईमैक प्रोग्राम है, जो हमारा मुंबई से जाकर इजराइल तक हमारा एक कॉरिडोर बनना है। वो निकलता है, यहां से जाएगा दुबई, दुबई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से उसके बाद ओमान, जॉर्डन, इजराइल और उसके बाद यूरोप। ये आपको रूट मालूम है। लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम है कि जब ये इस रास्ते में से जाएगा, बीच में गाजा भी आता है। अब जब गाजा के आप घर बना के देंगे, तो आपके जो रूट है, उसकी सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी। वो कैसे बोल रहा हूं? अफगानिस्तान आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया था जब उन्होंने 15 अगस्त 2021 को अपनी इंडिपेंडेंस ली। आपने उनको घर बना के दिए, आपने उनको गेहूं उगा के दिया, आपने उनकी हर प्रॉब्लम का समाधान दिया। वो भी मुसलमान कंट्री है। तो जब आपका कोई अन्न खाता है या आपकी मदद लेता है, तो थोड़ा-सा आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। सेकंडली, गाज़ा के अंदर 2 पोर्ट बनाए जा रहे हैं। एक पोर्ट नॉर्थ में है, जो इज़राइल अपने कंट्रोल में करेगा, एक साउथ में है, जो गाज़ा के लोग अपने कंट्रोल में करेंगे। भारत ने पेशकश कर दी है कि जो साउथ में गाज़ा के लोगों के पास जो कंट्रोल में पोर्ट होगा, हम उसे यूज़ करेंगे, ताकि उसका भाड़ा, उसका किराया हम आपको दें, आपके पास इनकम आनी शुरू होगी। अभी पोर्ट बना नहीं, यानी कि गाय लिया नहीं है, हमने पनीर की सब्जी बेच दी गाज़ा वालों को। ये वाली हालत हो गई है, पहली बात। दूसरा, अब जब गाज़ा की सिक्योरिटी आएगी, जब वहां पर शांति आनी शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, इस पे लग जाएंगे 10-15 साल। ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की अभी रिपोर्ट आई है कि 69% गाज़ा का बाजार इज़राइल ने बजा दिया है पिछले 2 साल में। एक भी बिल्डिंग वहां पर ठीक नहीं है। अब उसको तोड़ने के लिए आपको बंदे चाहिए, कबाड़ी चाहिए, उसमें से लोहा निकालने वाले चाहिए। ये काम कौन करता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। लास्टली, इज़राइल वहां पे बॉम्बिंग बंद कर देगा? ऐसा हो नहीं सकता। वो बॉम्ब करेगा, गाड़ियों के पास जाके बॉम्ब गिरेंगे, पंक्चर लगेंगे। अब पंक्चर लगाने के लिए बंदे चाहिए, वो कौन जाएगा? अब्दुल ही जाएगा। तो आपने पूरा इंतजाम किया है कि आपको वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, मेसन, ये सबके साथ साथ पंक्चर वाले भी आपको वहां पे भेजने के लिए। आपको सिर्फ गुहार लगानी है, जाइए गाजा में, झंडे यहाँ पे उठाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए रास्ता हमने खोल दिया, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओमान और जॉर्डन, क्योंकि आपने आईमैक करना है। हमारी नजर आईमैक के ऊपर है, आईमैक की सिक्योरिटी के ऊपर है। उसके लिए गाजा की रिहेबिलिटेशन, भारत से स्वच्छ भारत अभियान, ये सारा कुछ जोड़कर ये आपका प्लान बन रहा है। अब आते हैं कि गाजा में तो चले गए आप, सिक्योरिटी ले ली, आपने घर भी बना लिया। अब ओमान और जॉर्डन ये आपकी मदद क्यों करेंगे? रीजन 2 है। एक, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पैलेस्टीन के लोग बहुत ज्यादा अपने गाजा से और वेस्ट बैंक से निकलकर वो इनके कंट्री में आकर बस गए। इनके लिए भी ये लोग एक प्रॉब्लम बने हुए हैं, क्योंकि ये जहां जाएंगे गंदी डालेंगे। तो ये उनके लिए भी प्रॉब्लम बने हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनके घर जब बनेंगे गाजा में, तो ये अपने घरों में वापस जाएंगे। देखिए, अपना देश तो अपना देश होता है। अगर हमें आज देश छोड़कर हम भी बाहर निकले हैं, लेकिन अंदर से रहती है कि अपने देश में वापस जाना है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगा। तो जब गाजा में घर बनने शुरू होंगे, तो ये लोग वहां से निकल के वापस अपने घरों को जाएंगे। तो उनकी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। वहां के जो किंग्स हैं, उनकी मोदी जी के साथ बहुत अच्छी मित्रता है, उन्हें भाई बोलते हैं, वो भी मोदी जी को भाई बोलते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग 2 चीजों के लिए। आपकी प्रॉब्लम गाजा के लोग हैं, उनको वापस भेजने का काम हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारी हेल्प कीजिए कि आईमैक को तेजी से पूरा कीजिए, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनती है यूरोप के साथ। अब अवनीश जी, मजे की बात देखिए, आईमैक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ट्रांजिट टाइम है वो 40% कम हो जाएगा। यानी कि अगर आज 50 दिन लगते हैं, तो वो 25-30 दिनों में हमारा माल हमारे पास पहुंच जाएगा थ्रू रेल। सेकंड, हम जो मेडिटेरेनियन सी का रूट है,
जैसे रेड सी है, अरेबियन सी में से स्विस कैनाल से निकल के आते हैं, वहाँ पे कौन-कौन बैठा है? हाउथीज़ बैठे हैं, सोमालिया के पायरेट्स बैठे हैं, वहाँ पे ईरान रोज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको बंद करने की धमकी देता है। हमने सब कुछ बायपास करके अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, अपने ट्रेड का सिक्योरिटी है, उसको भी हमने मैच कर लिया। हमारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, उसको 30% कम कर लिया, टाइम को हमने कम करवा लिया। इसलिए आईमेक का पूरा होना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये एग्रीमेंट तो हमने 2022 में, 23 में कर लिया था। उसके बाद 2 साल में कोई काम हुआ नहीं। उसका रीज़न था इज़राइल और हमास का युद्ध। अब वो हमास का युद्ध जो है, वो ऑलरेडी पीस प्रोसेस के अंदर चला गया है। वहाँ पे शांति आ रही है। वो शांति आने के कारण अब मोदी जी बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर ओमान और इसका जॉर्डन का विज़िट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट लेने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और भारत से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के लिए। इतनी कड़ियाँ हैं जिसको करने के लिए मोदी जा रहे हैं। अब आते हैं कि कॉस्ट या बेनिफिट। अब हमेशा बोलते हैं भारत का फ़ायदा की हैगा। अब फ़ायदा बता देता हूँ कि जो गाज़ा के अंदर रिहैबिलिटेशन है, यूनाइटेड नेशंस का अभी-अभी प्लान प्लान आया कि वहाँ पे घर बनाने के लिए $80 बिलियन चाहिए। $80 बिलियन। ये 6-7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जब आईमेक का हमारा रूट बनता है, उसको बनने में 2 या 3 साल लग जाएँगे, क्योंकि रेल की लाइन लगनी है और आज की डेट पे जो हमारी टेक्नोलॉजी है रेलवे लाइन डालने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने अभी-अभी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, हमने नॉर्थ टू साउथ ऑलरेडी पंजाब से लेकर मुंबई तक बना लिया। फिर वेस्ट टू ईस्ट हमारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी बन रही है और 2-3 सालों में हमने ये करके दिखाया है। जो हमने भारत में टेस्ट किया है, ये आपके सुनने वालों को पता होना चाहिए, जो फ्रेट कॉरिडोर है, उसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है कि 2 कंटेनर एक के ऊपर रखकर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ताकि तेज़ी से माल जाए। जो ये आईमेक का कॉरिडोर है, जो रेलवे में से कंटेनर जाने हैं, उसपे जब डबल-डबल जाएँगे, तो आप समझ सकते हैं कि टाइम कितना कम हो जाएगा, कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी और हमने पहले अपने घर में बनाया 2 चीज़ें। हमने आवास योजना में करोड़ों घर बना के दिए, करोड़ों टॉयलेट बना के दिए, ये आपने देखा है। और बहुत कम समय में हमने करके दिखा दिया। साथ में हमने फ्रेट कॉरिडोर बनाया, वो भी हमने कम समय में बना के दे दिया। अब दोनों को कनेक्ट कीजिए। गाज़ा में घर चाहिए करोड़ों में, हम बना के देंगे, हमारे से तेज़ी से कोई कर नहीं सकता, हमारे से कॉस्ट कम कोई दे नहीं सकता और फ्रेट कॉरिडोर भी हम पैरेलली दोनों काम पैरेलल चलेंगे। ये है हमारी खूबसूरती, जिसके ऊपर काम चल रहा है। अब जो आईमेक है, इसका जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $500 बिलियन का ट्रेड हम सिर्फ एक आईमेक के कॉरिडोर से करने वाले हैं। मैं आपको 1 मिनट और लूँगा, देन आई विल गिव द स्टेज टू यू। सर, जब ये आईमेक का ट्रेड बनेगा, अभी बना नहीं है। मैं पहले बोला गायें लिया नहीं, आपने सब्जी बेच दी पनीर की। हमने हमारे जो जयशंकर जी हैं रिसेंटली वो साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ में गए, वियतनाम में, मलेशिया में सब जगह और वहाँ उनको बोल दिया कि भई आपका जो ट्रेड है, वो जाता है स्विस कराल से और से, आपके माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हम आपका माल यूरोप तक पहुँचाने का वो हम ज़िम्मा लेते हैं। हमारा आईमेक बन रहा है, आप अपने जो हब है आपका ट्रेड का, उसको हमारे हब के साथ आप जुड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ वो अपना माल हमारे चेन्नई पोर्ट पे भेज रही हैं। चेन्नई को आप कांडला से या मुंबई से जोड़ रहे हैं, वहाँ से आईमेक से माल चला जाएगा यूरोप में। सारा कुछ आपने स्विस कनाल सब कुछ आपने बायपास कर दिया, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी कर दिया है। अखंड भारत किसको बोलते हैं? जहाँ पर उनकी इकोनॉमी आपके साथ रिलेटेड हो, उनकी मिलिट्री आपके साथ रिलेटेड हो। क्यों बोल रहा हूँ? ब्रावोस कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। उनकी शिप्स के ऊपर सिक्योरिटी, उनके पोर्ट्स के ऊपर कौन खड़ा है? हम खड़े हैं। तो हमने इतना इंटीग्रेटेड लेवल पर काम किया है भई दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज़ कि 360 डिग्रीज़ की जगह के ऊपर मोदी जी की नज़र है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने आईमेक बनाया बाद में है, आपने बेच उसको पहले दिया। इसी को बोलते हैं प्रॉपर बिज़नेसमैन। मोदी जी गुजराती हैं, हमें मालूम मालूम था लेकिन अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं, ये आज पता लगा। जहाँ पे आपने पहले से ही कस्टमर तैयार है, पेमेंट तैयार है और आईमेक को लगाने बनाने के लिए आपके पैसे कौन से लग रहे हैं? ज़ीरो। क्योंकि जब दुबई से सऊदी जाएगा तो पैसा लगाएगा दुबई, सऊदी से जब वो ओमान, जॉर्डन और वहाँ जाएगा तो पैसा लगाएगा लगाएगा सऊदी और वहाँ से जब आगे जाएगा यूरोप में तो पैसा लगाएगा यूरोप। तो उसकी मलाई खाओ। तो ये काम हो रहा है साहब, जो जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। अब आखिरी चीज़, जब आपने ये ट्रेड रूट बनाया आईमेक का तो आपको सिक्योरिटी चाहिए। भई आपको मालूम है कि ये एक बहुत ही वोलेटाइल एरिया में से निकल के जाता है। दुबई में कुछ नहीं होगा और सऊदी में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब ये गाज़ा के पास जाएगा, एक तो आपको गाज़ा वाले उम्मीद है कि आपको वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपने घर बना के दिए हैं। लेकिन पागलपन का तो कोई इलाज नहीं है, आपको मालूम है। तो अब उसको ठीक करने के लिए आपने ऑलरेडी
ओमान के अंदर उनका जो पोर्ट है, दुक्कम पोर्ट, वहां पर अपनी शिप्स खड़ी करी हुई हैं और वहां पर 12 शिप्स खड़ी हैं हमारी। वो हमारी जो नेवी है वो ऑलरेडी ओमान की, जॉर्डन की जो कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी दे रही है, उनके साथ जॉइंटली हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, यानी कि आपने सिक्योरिटी पहले ले ली। ऊपर से हाइफा पोर्ट है इसराइल में, आप वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं, हमारी पोर्ट हमारे हाथ में है, शिप्स हमारी खड़ी हैं। तो आपने पहले सिक्योरिटी का काम किया है, उसके बाद आपने ट्रेड रूट का बात किया, ऊपर से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपने आवास योजना ऑफर कर दी। सर, पुराने ज़माने में जब हमारे सनातनी जो राजे होते थे, जब वो रूल करते थे, वो सबसे पहले ट्रेड शुरू नहीं करते थे। वो सबसे पहले ट्रेड रूट्स को सिक्योर करते थे, अपनी बोट्स एंड शिप्स के थ्रू। मोदी जी ने वही काम किया, पहले वहाँ पे जाकर पोर्ट्स बनाए, अपने कब्ज़े में किए, वहाँ पे अपनी शिप्स खड़ी करी। उसको करने के बाद जब सिक्योरिटी आ गई, फिर हमने अपना ट्रेड रूट बनाया और ट्रेड रूट को खत्म करने के लिए जो-जो रास्ते में प्लान बना रहे थे, उनको घर बना के दे दिए। ये है टोटल प्लान। जी। सुमित जी, आपने जितने विस्तार से बताया और बिल्कुल एक्सक्लूसिव सही बताया, तो भारतीय मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं। और दर्शकों, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने ये पूरा जो मसला है, ये पूरा जो जानकारी है पहली बार सुनी होगी। सुमित जी, आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी गुजराती तो हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन भी हैं। प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आपको याद दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि मैं गुजराती हूँ और हमारे खून में व्यापार होता है। तो प्रधानमंत्री तो कह रही हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जो आपने एक बात कही कि साहब देखिए, पहले हमने क्या किया, अपने घर में करोड़ों घर बनाए, अपने देश में करोड़ों घर बनाए, सक्सेसफुली बनाए। इंदिरा आवास की तरह नहीं बनाए कि उसमें कूड़ा-करकट रखा जाता था। आज उन घरों में लोग रह रहे हैं, उनकी समृद्धि है। एक ये। दूसरा आपने क्या कहा कि हमने पहले अपने यहाँ डबल डेकर जिसको कहते हैं, वो ट्रैक भी बना दिया, उसको चलाया, अब उसको लेके जा रहे हैं बाहर। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पहले पाकिस्तान को निपटाया, अपने इंडिजिनस हथियार से। और उसके बाद पूरे विश्व का रक्षा बाजार हमारे लिए खुला हुआ है। तो ये होता है कि पहले आप अपने प्रोडक्ट को चला के दिखाएँ पूरी दुनिया को, उसके सक्सेस रेट को बड़ी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करें और उसके बाद फिर लेके जाएँ। तो आप ये बताइए, ये इससे बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इससे बड़ा वाणिज्य का ज्ञान, इससे बड़ी व्यापार की सफलता और क्या हो सकती है कि पहले भैया हमारा एकदम हँसता-खेलता घर है, ले लो, हम तुम्हारे लिए बना देंगे। एक बात आपने कही, आपने ये कहा कि भर-भर के इनको भेज दिए जाएँगे, यही जाएँगे सरिया, गिट्टी, बालू। और भाई साहब, आपने ये भी कहा कि हमास रुकने वाला है नहीं, गाड़ियों के पास बम भी गिराएगा। तो आप बताइए, ये कहाँ फँसा रहे हैं अब्दुल को आप? हैं, इस बहाने अब्दुल कहाँ फँसेगा? और एक जानकारी और आपको मैं दे दूँ, आपके पास तो ये जानकारी होगा ही, लेकिन वहाँ गाज़ा में पाकिस्तान भी पहुँच रहा है कटोरा लेके। और कौन पहुँच रहा है? पाकिस्तानी मिलिट्री। और क्या करने पहुँच रही है? पीस कीपिंग फोर्स। अए हए हए! पाकिस्तान और पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन भारत की एक तरह से कंस्ट्रक्टिव एंट्री और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भिखारी वाली एंट्री कि हम तुम्हारे यहाँ एटीएम गार्ड की नौकरी करने आ रहे हैं। और उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा देखो, हम जाएँगे वहाँ पीस कीपिंग करेंगे, लेकिन हमास से हम ये नहीं कहेंगे कि हमले बंद कर दो। ये दोगलापन। तो अब क्या ऐसा आपको लगता है कि फिलिस्तीन और हमास और इज़राइल के बीच में जब भी चला है तो हमने बिल्कुल बैलेंस व्यवहार किया है। तो इसको कहते हैं कि अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी हम एक तरफ रसिया से तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ इज़राइल भी हमारा पार्टनर है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन को भी हम सोहरा रहे हैं कि ठीक है बच्चा, हाँ ठीक है। ये जो नया बैलेंसवादी और राष्ट्र प्रथम वाली नीति है, आखिर कौन-सी ज़मीन पर ये खड़ी है? मतलब कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब हमें याद आता है कि कहीं ये उस ज़मीन पर तो नहीं खड़ी है जब मोदी जी 2014 से 19 के अपने पहले टर्म में लगातार विश्व की यात्राएँ करते थे, मुझे याद आता है। तमाम ये अब ब्याज मिल रहा है एक तरह से, सूद हम खा रहे हैं अब। सबरी जी, आपने बोला कि ये पॉलिसी कौन-सी है? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉलिसी। तेल कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? मिडल ईस्ट से। और हमेशा बोला जाता है हिंदू नेता, हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू फोबिया, मोदी जी के लिए ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। जब आप वहाँ पर घर बनाएँगे गाज़ा में हमास के लोगों के लिए,
तो वो जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए है, उसको आप खत्म करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, मैंने भी वीडियो बनाई है, कि हमें बांग्लादेश को चावल भेजने की जरूरत क्या है, बिजली देने की जरूरत क्या है, हमें तुर्की में भूकंप आया, वो हमेशा कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, हमें देने की जरूरत क्या है। ये नैरेटिव होता है कि हिंदू फोबिया जो लगाया है, हिंदू राष्ट्रवादी है। भाई मुस्लिम राष्ट्रवादी हो सकता है, क्रिश्चियन राष्ट्रवादी हो सकता है, हिंदू राष्ट्रवादी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आदत नहीं है। मंदिरों को ढक दिया जाता था क्योंकि मुसलमान का कोई शेख आया है इधर, उनको आदत पड़ी है। इसलिए आज एक लीडर जो अनअपोलोजेटिकली मंदिरों में जाता है, शिलान्यास करवाता है, और जब झंडा लहराया जाता है तो हाथ कांपते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे हाथ से ये काम करवाया। ये वो चीजें हैं जो दुनिया को तंग कर रही हैं। तो आपने बैलेंसिंग एक्ट के लिए ये काम किया। दूसरा एक काम और किया आपने। मैंने शुरू में बताया आपको एक चीज, आपने मुझे पूछा था कि आपको खबर कहां से मिली। अब खबर जो मिली है उसका राज भी बता देता हूं कि कैसे मिली है। चाइना का एक प्रोग्राम है जिसको BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सबको मालूम है। इनके जो मंसूबे थे कि पूरा सेंट्रल एशिया से यूरोप, यूरोप से मिडल ईस्ट, ये वहां पर पूरा कनेक्टिविटी करेंगे। जब हमारा आई में वो प्रोजेक्ट चाइना खुद कर रहा है अपने पैसों से, हम कर रहे हैं दूसरों के पैसों से, ये दोनों में बड़ा फर्क है। और जब हम करेंगे तो दुनिया के जो मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज हैं जो मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो मिलकर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। जॉर्डन है, ओमान है, ये सब लग रहे हैं उसके बीच में। अब तो कतर ने बोल दिया, तुर्की ने बोल दिया, मेरा भी कुछ हिस्सा रख लीजिए। तो जब ये कंट्रीज हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, आपने चाइना के BRI को भी आपने मात दे दिया। क्यों? उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप डेमोक्रेटिकली काम कर रहे हैं। तो आपने इतने मल्टीपल लेवल्स पे चीजों को आपने बैलेंस किया है कि कुछ कहने की बात नहीं है। अब आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया तो हम उसके भी थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए, पाकिस्तान में उन्होंने बोला कि हम वहां पर पीस कीपिंग फोर्स हम भेजने वाले हैं। भाई उनकी थोड़ी-सी इंग्लिश कमजोर होती है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ना कि शांति। तो वो गाजा में कुछ कुछ टुकड़ा अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि टुकड़ों पे पलने वाले बेशक टुकड़ों की ही बात करते हैं। इसलिए भारत में भी टुकड़े-टुकड़े गैंग, ये सारे पाकिस्तानी हैं सारे, जो टुकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग हैं। अब ये जो वहां पे जा रहे हैं पीस कीपिंग, कुछ पीस अपने हाथ में कर लेंगे, पहली बात। दूसरा, वहां पे जब जब हमारे घर बनाए जाएंगे, कॉलोनीज बनेगी, तो उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो हमारी जो वो पूरी कॉलोनीज होंगी उसके बाहर, दे विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड। इसलिए ये बोलते हैं कि हमारी आर्मी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमेशा हमारी बिल्डिंग्स के बाहर ही खड़े होने वाली ये कौम है। तो आप समझिए बात को कि सल्यूट साहब करेंगे हैं, सलाम साहब। गुलाब साहब, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग बोला जाता है इनको। तो ये सारे काम करने के लिए ये वहां जा रहे हैं। हम एक भी रुपया अपनी तरफ से गाजा में नहीं लगाएंगे। दैट बेवकूफी हम ना कभी करी है, मोदी जी ने ना करेंगे। पैसा लगेगा यूनाइटेड नेशंस का। हमने चाइना को टिमटा दिया, हमने मिडिल ईस्ट को खुश कर दिया, हमने गाजा के लोगों को घर बना के दे दिया, उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको हमने बचा लिया। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर इसराइल के साथ धोखा तो नहीं किया? हम कह इसराइल से सकते हैं। हथियार ले रहे हैं, हम हथियार ले रहे हैं, हमारे जितने ड्रोन्स हैं वो इसराइल से आते हैं। और हमास वाले लोग ये कभी भी अपनी जो पागलपन है इनके अंदर, वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पागलपन सिखाया जाता है मदरसे में। मदरसे का बिल्कुल। नाम ही है मैड रस आ, मैड रस आ, मतलब कि पागलपन का रस आने दे। जो ये चीजें वहां पे सीख के आते हैं, ये अंदर से नहीं जा सकती। ये मामला है इसराइल का और हमास का, ये दुनिया निपटेगी, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम्म, हम अपना रास्ता कैसे निकालते हैं, और जो बिल्कुल। फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे, उस फॉर्मूले को भारत में भी इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से पूरे पागलपन को कंट्रोल करके रखा है हमने। आप सोच के देखिए, बिल्कुल। क्या आपने कभी सुना है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, गोलियां चल गई, या हमारे किसी चीज को खराब कर दिया? नहीं, हर चीज को कंट्रोल्ड है। तो हम यहाँ पर 30 करोड़ जिहादियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इलीगली 1947 से यहाँ रह रहे हैं। तो हमास के अंदर तो सर 60-70 लाख है सिर्फ, उनको कंट्रोल करना बिल्कुल। हमारे लिए कौन सी कोई खास बात है? पोर्ट्स के ऊपर हमारी शिप्स खड़ी हैं। इज़राइल हमारा मित्र है। अमेरिका हमें ऑलरेडी अपने लेटेस्ट हथियार दे रहा है। इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम्स। जो वहां पर कुछ भिखारी जा रहे हैं टुकड़े लेने के लिए, उनको टुकड़े इकट्ठे करने दीजिए। हम पूरा गाजा ही अपने कब्जे में करने वाले हैं। जी।
बिल्कुल साहब, और अब समझ में आया मैंने जो वो लाइन बनाई थी कि सलमा को मिल गया बलमा और सलमा हमको छोड़ चली, गाजा का बज गया बाजा, और भारत अब वहां पर जाके कह रहा लाओ हमारे हिस्से का खाजा। हम मानवता के धनी हैं, हम विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु के साथ ही हमारे पास 140 करोड़ आबादी है। भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, हमें आगे भी बढ़ना है, तो हमें माल भी चाहिए और हमें मानवता भी। तो ये दोनों काम एक साथ, इसको कहते हैं हींग लगे न फिटकरी, और रंग इतना चोखा हो कि कई सारे सर, लोगों के मुंह चोखे हो जाएं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने 140 करोड़ गलत नंबर दे दिया। मोदी जी हाँ ऑलरेडी ठीक है। 130 बोल चुके हैं। मैं कभी कभी मैं कभी कभी अंक गणित की गलतियां कर जाता हूं, क्या करेंगे, मेरी गणित बहुत खराब है दर्शकों, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, गणित खराब जरूर है, लेकिन मेरा रसायन खराब नहीं है। हम भारत प्रथम की बात करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं इन्हें औकात में लेके रखना, औकात में लाके रखना, यही सही है। क्योंकि इन्हें आप किसी समंदर में नहीं फेंक सकते, इसलिए इन्हें कायदे से, इनके लिए डिटेंशन कैंप तक की इंतजाम आप करके रखिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंतजाम हम करके रखते हैं दर्शकों, और लगातार कर रहे हैं, वो ये है 2014 से सांस्कृतिक क्रांति, एक सरकार के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इनका काम अपने आप लग जाएगा। मदनी ने चिल्लाया है, जब बहुत कष्ट में होता है आदमी, तो फिर वो खड़ा होता है और जिहाद करता है। लेकिन उसी समय योगी आदित्यनाथ, जो भारत की राजनीति के भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं, वो कहते हैं गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। तो ये कहते हैं खट्टा और मीठा एक साथ चल रहा है। सुमित जी, सच बताऊं, एक्सक्लूसिव जानकारी और इतने विस्तार से, इतने सरलतम ढंग से बताने के लिए हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल अलग तरह की नई जानकारी आपको और कहीं अभी तक नहीं मिली होगी। अगर सुमित जी ने अपने यहाँ बात किया है, तो मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं अब जाऊँगा इसको रिकॉर्ड करने के बाद कि कितना छुपा ले गए हैं क्या कुछ सुमित जी हमारे यहाँ, या सही-सही बताया है। आज आपने अपने सोर्स 120% भी आपको दिया है सर। मैंने अपने वहाँ पे जो शो किया था, उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, एक फ्लो होता है, लेकिन वही। इस बार मुझे कुछ पॉइंट्स आ गए थे दिमाग में, मैंने वो भी कवर कर दिए, तो 120% है। सलाम साहब, वो जो कॉलोनी के बाहर वाले हमारे खड़े रहेंगे। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि सुमित जी जब भी प्रारंभ पर कुछ इस तरह की विस्फोटक और नवीनतम सकारात्मक भारत के हित की बात लेके आएँ अंतर्राष्ट्रीय पटल से, तो आपको सीधे जानकारी मिले। सुमित जी, एक बार फिर हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम, प्रणाम। जय जय सिया राम।